हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज में आज 27 जुलाई है। आज हम 24 और 25 जुलाई के जो आर्टिकल हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज 2 ही दिन के हम आर्टिकल कवर कर पाएंगे। आज बहुत सारे आर्टिकल हैं, लगभग 16 आर्टिकल हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं कुछ लास्ट के, तो उनको थोड़ा मिक्स करके इस तरीके से मैंने दिया है। तो लेकिन क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी यहाँ, जैसे देखो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसके अंदर सारनाथ को शामिल कर लिया गया है, तो इसके बारे में आर्टिकल है, बहुत अच्छा दे रखा है इसके अंदर, तो उसको भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा 4-5 आर्टिकल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और आपको मेंस के लिए, प्री के लिए, दोनों के अंदर सहूलियत रहेगी इन चीज़ों को कैसे यूज़ में ले सकते हो। और डेली यदि आप है ना एक-एक चीज़ें यदि आपने जो मेंस आंसर है तो उसके अंदर ऐड करते जाते हो, तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और देखो आपको पीडीएफ है, ये हमारी ऐप है, सॉरी टेलीग्राम आईडी है, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ इस नाम से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर देखो आज 16 आर्टिकल हैं, तो इनमें से हम थोड़ा एक-एक करके शुरू करते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। देखो आज पहला आर्टिकल है, ये रसायन पार्क योजना। एक देखो भव्य रसायन है, इसके बारे में है। भव्य रसायन, भव्य के बारे में थोड़ा-सा हम पहले पढ़ चुके हैं कि भव्य योजना थी, इसके अंदर क्या है कि प्लग एंड प्ले के तरीके से इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएँगे। लगभग 100 इंडस्ट्रियल पार्क थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इतना हमने बात की थी कि भव्य योजना है, वो आई है इस बार बजट के अंदर था, और उसी के अंदर भव्य रसायन है, इसके बारे में भी दे रखा है। तो उसमें क्या है कि जैसे रसायन जो केमिकल इंडस्ट्री है, तो उसके लिए भव्य रसायन है, तो इनको किया जाएगा कि केमिकल इंडस्ट्री के लिए पार्क वगैरह बनाए जाएंगे, तो वो भव्य रसायन पार्क होंगे। तो देखो ये 5 साल के लिए इसकी स्कीम को मंजूरी दी गई है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं इसके अंदर। इकलौता केंद्र सरकार है ये ही नहीं देगा, केंद्र राज्य सरकार है वो भूमि का आवंटन वगैरह यदि करके देगी, फिर उसके बाद में इनके बीच में प्रतिस्पर्धा वगैरह होगी, तब जाके इनको अच्छे से यदि राज्यों को सेलेक्ट वगैरह केंद्र सरकार करेगी, और वहां पे इनका इंडस्ट्रियल पार्क को लगाया जाएगा। जिन जिन शहरों के अंदर वो लगाएंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे उनको भूमि मिली है। तो देखो बजट के अंदर था, 5 साल के लिए है, और 1,000 करोड़ यदि केंद्र सरकार दे रही है, तो वो राज्य सरकार को भी कहती है कि 500 करोड़ आपको भी योगदान देना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो 1,000 और 500, ये केंद्र सरकार तभी देगी जब राज्य सरकार इनको 500 करोड़ देंगे। ठीक है, फिर एक इंडस्ट्रियल पार्क के लिए है ये। उसके बाद में भूमि की आवश्यकता, जैसे 8 वर्ग किलोमीटर है, तो इतनी भूमि इनकी जरूरत होती है। और जैसे मतलब 8 वर्ग किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, 2,000 एकड़। 2,000 एकड़ है, वो एक ही जगह पे लैंड होनी चाहिए। यदि राज्य है सरकार है, वो केंद्र सरकार को यदि ऐसी जमीन उपलब्ध करवाती है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल है, वहां पे ये लगा देंगे। तो अब देखो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है कि केमिकल पार्क के अंदर किस किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। जैसे देखो सीईटीपी है कि जो अपशिष्ट होगा तो उसके उपचार के लिए सीईटीपी हो गया। फिर उसके बाद में टीएसडीएफ है, तो ये क्या है कि जो अपशिष्ट है, तो वो खतरनाक रसायन टाइप में होते हैं, और उनको बाहर भी आप नहीं छोड़ सकते, तो उनको वहीं पे भंडारित करके उसको नष्ट करने का काम हो, तो वो टीएसडीएफ, या फिर ना वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसका क्या है कि अब बहुआयामी प्रभाव होगा। सिर्फ आप देखो केमिकल इंडस्ट्री लगाने से बहुत सारे प्रभाव होंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप देखो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इसके अंदर भी इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा जैसे आप रसायन उद्योग हो गया, मतलब इसके लिए फर्टिलाइजर उद्योग है, तो कृषि के अंदर ही आ जाएगा ये। उसके बाद में वस्त्र उद्योग है, इसके अंदर भी इनका केमिकल्स का काम आ सकता है। तो ऐसे काफी चीजों में ये इसका महत्व है। अब देखो ये हमारी ऐप है, स्टडी विद डीजे। यहाँ पे जाके बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। धर्मेंद्र जाखड़ सर इनके बारे में जानते हो, ये मेंटरशिप कोर्स चल रहा है इनका, हिंदी लिटरेचर का कोर्स चल रहा है, कई सारे कॉम्बो कोर्सेज हैं, आप जाओ देखो। और कैसे बच्चे हम पे विश्वास करें, यदि ऐप के ऊपर आप जाके देखोगे तो उसकी रेटिंग है 4.9। और ऐसे ही नहीं है कि क्योंकि हम एक ट्रस्ट बना के, और एक बहुत अच्छा कंटेंट जो हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली है, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको कुछ बुक्स वगैरह ये सारी चीजें होती है, तो इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आपके लिए अवेलेबल है, जैसे एथिक्स के लिए। ठीक है, अब देखो अगला आर्टिकल है, ये मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली, मतलब WINDS विंड सिस्टम है, इसके बारे में है। तो देखो विंड सिस्टम क्या है कि जैसे लोकल लेवल पे, जो मतलब छोटे छोटे जैसे गांव के अंदर भी आपको डेटा वगैरह चाहिए, मौसम पूर्वानुमान वगैरह लगाना है, तो उसके लिए एक डेटा प्रणाली है कि डेटा आधारित मौसम की सूचना देती है ये। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे जो मौसम केंद्र हो गए, या फिर आप देखो कि ये वर्षा मापी यंत्र हो गए, ये सारी चीजें हैं, तो वो अवेलेबल होती हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि जैसे फसल बीमा है, इसके अंदर यूज में लेना, या फिर कृषि क्षेत्र है, तो उसके अंदर परामर्श का काम भी इसके द्वारा किया जा सकता है। आपदा जोखिम है, तो उसके अनुकूलन के लिए कि आपदा की कितनी आने वाली है, तो उसकी पूर्वानुमान वगैरह लगाना, तो इसके लिए दीर्घकालीन आंकड़े वगैरह है, ये प्रोवाइड करवाते हैं, और एक स्पेसिफिक लेवल, छोटे लेवल पे। अब देखो ये विंड्स है, और ये यशटेक है। यशटेक क्या है कि एक उपज आकलन की प्रणाली है।
ये उपज कितनी हुई है, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके अंदर किसान ने वो फसल बीमा योजना है उसके अंदर एनरोलमेंट करवाया हुआ है, और लेकिन क्या है कि उसकी फसल है तो वो पूरी तरीके से जो खराब हो चुकी है, कितने परसेंटेज खराब हुई है, तो उसका आकलन है, यदि पटवारी जाता है या फिर हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण वाले जो अलग अलग लोग जाते हैं तो वो सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये डेटा आधारित प्रणाली होती है यश टैग। ठीक है, तो इससे क्या है कि उपज का आकलन क्या है, उसका नुकसान कितना हुआ है, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, तो उसके तहत क्षति का निष्पक्ष और सटीक आकलन है, ये इसके द्वारा किया जाता है। अब लागू होने की स्थिति वगैरह ये क्या है कि बहुत पहले का है, कोई अभी मतलब साल भर हो गया है वैसे, तो कितने जिलों में लागू हुआ है कोई काम का नहीं है। अनिवार्य रूप से 30% वेटेज है, कि मतलब सभी जो राज्य हैं तो उनके अंदर जरूरी तौर पे है ना 30% वेटेज है, तो ये तो इसको यस टैग टेक्नोलॉजी को दिया जाता है। और फिर उसके बाद में वो अपने अपने जो अलग अलग पहले के पुराने आंकड़े हैं तो उनको भी यूज में लेके, या पुराने तरीके, सॉरी आंकड़े बोल रहा हूँ, जैसे पटवारी वाला हो गया या फिर कोई अलग तरीके से सर्वेक्षण वगैरह होता है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 30% वेटेज इसको देना होगा। और एमपी ने क्या है कि 100% वेटेज इसको दे दिया है। तो विंड्स और यस टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इसके तहत क्या है कि दावे हैं तो वो किस तरीके से किए जाते हैं, और उसके बाद में इनकी तकनीकी खामियां क्या क्या आती हैं और उनको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखो पहला है राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है, तो यहाँ पे क्या है कि सब्सिडी का भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, फिर किसानों का ऑनलाइन नामांकन हुआ है या नहीं हुआ है, फिर राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, यदि फसल बीमा के तहत या फिर कैसे भी इनको राशि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण वापस देना होता है, तो वो सब हुई है नहीं है। इन सब के लिए एकल स्रोत है ये, क्या है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है ये। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखोगे। फिर डिजी क्लेम है, ये खरीफ है, खरीफ फसल है तो वो खराब हो चुकी है, तो उसके दावे वगैरह यदि आपको करने हैं तो ये डिजी क्लेम पे जाके आप कर सकते हो। फिर जुर्माना वगैरह क्या है कि देखो ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखो ये सारी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं तो ये क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान करना, फिर उसके बाद में यदि आपको फसल का आकलन वगैरह करना है, इस तरीके से सारी चीजें जो मतलब फसल बीमा योजना है, तो उसके तहत जो डिजिटल तरीके से यदि उनको डेटा वगैरह को एकत्रित करके और उनका क्लेम वगैरह किसानों को अच्छे से दिया जा सके, तो उस सब के लिए है ये। तो इनमें क्या है, जुर्माना कितना लगाया जाएगा, यदि कुछ बीमा कंपनियां होती हैं वो टाइमली रिफंड वगैरह नहीं देती हैं, उनको बीमा क्लेम नहीं देती हैं, तो 12% जुर्माना लगाया जाएगा। और राज्य सरकार है यदि वो नहीं दे रही है तो भी इन पे भी 12% लगाया जाएगा, यदि वो सब्सिडी वगैरह देने की बात है और वो नहीं दे रहे हैं तो उनको भी 12% राज्य सरकारों पे भी जुर्माना लगाया जाएगा। अब सब्सिडी का पृथक्करण, अब पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जब सब्सिडी मिलती थी तब जाके किसान तक वो सब्सिडी पहुंचती थी। लेकिन अब क्या है कि केंद्र सरकार कहती है कि तुम राज्य सरकार है, राज्य सरकारों को कह रही है कि राज्य सरकार यदि नहीं दे रही है तो केंद्र वाली सब्सिडी है वो तो सीधी पहुंच ही जाएगी। तो सब्सिडी का इसलिए पृथक्करण कर दिया है। ठीक है, कि राज्य सरकार वाली है तो वो टाइमली नहीं पहुंच पाती है तो वो बाद में पहुंच जाएगी, लेकिन केंद्र वाली तो कम से कम पहुंचे एक बार। फिर एस्क्रो खाता। अब देखो केंद्र और राज्य की दो अलग अलग सब्सिडियां हैं वो देते हैं, तो राज्य सरकार है तो उनको एक बाउंड कर दिया है, कि मतलब उनको उनके लिए जरूरी कर दिया है कि आप यहाँ पे एस्क्रो खाता खोलो। एस्क्रो खाता एक थर्ड पार्टी टाइप में खाता होता है, कि वहां पे आपको पैसे जमा कराने होंगे राज्य सरकारों को, और वहीं से सीधा क्लेम वगैरह है वो किसानों को मिल जाएगा डायरेक्टली। तो एस्क्रो खाता खोलने की बात है, तो अपने प्रीमियम शेयर के अग्रिम रूप में ना उनको जमा करना होगा। ठीक है, ये होता है एस्क्रो खाता। फिर CLAP, क्रॉप लॉस असेसमेंट ऐप, एक ऐप भी बनाई हुई है कि डिजिटल मोबाइल ऐप है ये, तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉप यदि कितनी लॉस हुई है तो उसकी मोबाइल ऐप है, तो उसके द्वारा है ना फसल कटाई के बाद में नुकसान वगैरह किया हुआ है तो इसका आकलन वगैरह यहाँ पे ना डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये फसल नुकसान के बारे में है, वो हमने देख लिया है, विंड्स, यस टैग, और उसके बाद में ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो अगला आर्टिकल है, ये कृषि में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एआई क्या क्या बढ़ावा मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का, तो उसके बारे में है। अब देखो इसमें एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। एआई और मशीन लर्निंग है, इसका उपयोग किया जा रहा है। आपको पता है कि एआई का यूज है तो ये मशीन लर्निंग या फिर ना सॉरी कृषि के अंदर और एआई के अंदर दोनों को जोड़ के यदि यूपीएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो आप ना ये सारी चीजें लिख सकते हो। एक स्पेशली क्या है इसके अंदर, एआई और मशीन लर्निंग तो है ही, एनबीसी, हाँ देखो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, एक तो ये आप देखोगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एआई और मशीन लर्निंग का यूज में हो रहा है। दूसरा है एआई आधारित मानसून और मौसम संबंधी सलाह, कि आपको मानसून है या फिर मौसम है तो उसका जो पूर्वानुमान वगैरह है या फिर क्या क्या फसलें बोनी चाहिए, तो ये सारी एआई आधारित होती हैं, तो ये आप लिख सकते हो, दो चीज। फिर उसके बाद में एक भारत विस्तार है, ये भारत विस्तार है, तो ये क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप में है जहाँ पे काफी सारी भाषाओं के अंदर जो किसानों को पूर्वानुमान वगैरह करके ये सारी चीजें, वो मतलब क्या क्या मंडी के मूल्य चल रहा है, फिर कीट रोग है तो उसकी पहचान वगैरह करना, मृदा स्वास्थ्य संबंधी सुझाव देना, ये सारी चीजें इसके अंदर ना सुविधाएं होती हैं, और 18 योजनाओं को एकीकृत कर दिया है यहाँ पे।
क्या है भारत विस्तार, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लो, वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, कि एग्रीकल्चर के अंदर सारी जो चीजें हैं वो वर्चुअली एक्सेस हो सके किसानों के लिए। उसके लिए है देखो मंडी मूल्य हो गया, मौसम का पूर्वानुमान हो गया, फिर जो फसल है पशुधन है उनकी सलाह वगैरह यदि लेनी है, तो ये सारी चीजें एक जगह पे इंटीग्रेट कर दी गई हैं। उसका नाम है भारत विस्तार, इसको आप ध्यान रखोगे। तो ये एआई का यूज कृषि के अंदर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप ना ये सारी चीजें लिख सकते हो। फिर ये मतलब एक चैटबॉट वगैरह भी है इसके अंदर, और इसमें क्या है कि 10 भाषाओं के अंदर है, बहुत 10 भाषा तो काफी होती है, आपको पता है कि समर्पित टेलीफोन लाइन वगैरह हिंदी और अंग्रेजी के अंदर आप ना फोन पे बात भी कर सकते हो। ये भारत विस्तार के बारे में है। अब देखो फसल बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन और दृष्टिकोण। अब देखो वो तो जो फसल बीमा वाला जो पहला आर्टिकल था उसका थोड़ा सा पॉइंट है, तो ये यहाँ पे है ना दूसरे आर्टिकल के अंदर भी दिया हुआ था। अब देखो यदि एसडीआरएफ वगैरह है, कौन सा ये, यदि वो बीमा वगैरह का ना क्लेम वगैरह नहीं मिलता है तो वहां पे ना एक पॉइंट ये भी जोड़ सकते हो आप, प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है तो वहां पे क्या है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ काम करती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यदि उनको नुकसान वगैरह होता है तो 33% या उससे ज्यादा है ना, ये एसडीआरएफ देता है। ठीक है, एसडीआरएफ के तहत ना सब्सिडी वगैरह दे होती है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना बस। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं तो उन्होंने आयकर अधिनियम वगैरह के लिए, आयकर कलेक्शन के लिए जो टैक्स हमारा जो आपको पता है जीडीपी टू टैक्स टू जीडीपी रेशियो है तो वो बहुत कम है उसके अंदर। जैसे आप अभी लास्ट टाइम चल रहा है, आपको पता है कि जो इनकम टैक्स फाइल करने का है ना, तो इसमें आयकर अधिनियम है 2025, तो इसके लिए 5R की एक रूपरेखा तैयार की है। तो ये 5R के बारे में देखना है हमें बस। ये मेंस के अंदर यदि आपको पूछा जाए कि इनकम टैक्स को किस तरीके से सरकार बढ़ा सकती है, इस पे यदि क्वेश्चन आता है तो आप ना ये 5R के को ना अच्छे से यूज में ले सकते हो। और उसके अलावा भी एक दो पॉइंट दिए मैं, और वो मैं आपको बता दूंगा। 5R को ध्यान रखो पहले आप। देखो रिकॉग्नाइज मतलब पहचानो, फिर उसके बाद में रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड दो आप, फिर समाधान करो रिजोल्व करो, फिर रिफ्लेक्ट करो विचार करो, और सुधार करो। इस तरीके से 5R की जो टैक्स गवर्नेंस को अच्छा बनाने के लिए, ये क्या है कि जैसे मतलब जो अधिकारीगण है तो उनके लिए पहले आप पहचानो कि कौन कौन है वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, फिर उसके बाद में उसको रेस्पॉन्ड दो, फिर उसके बाद में इसको रिजोल्व करो चीज़ों को, फिर रिफ्लेक्ट करो उसके अंदर, फिर सुधार करो कि कुछ रिफॉर्म करना है आपको तो वो सुधार भी कर सकते हो। ये 5R है, इनको आप ध्यान रखना। ये टैक्स रिफॉर्म के अंदर यदि आता है क्वेश्चन तो आपको ये लिखना है। फिर आयकर अधिनियम है तो इसको थोड़ा आसान बना दिया गया है। ये पुराने अधिनियम था उसके अंदर बहुत सवार संशोधन वगैरह हुआ था, अब इसको इजी लैंग्वेज में करने के लिए आयकर अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया है 2025 के अंदर। फिर जो इससे क्या है कि जो ईमानदार करदाता होंगे वो आसानी से कर वगैरह दे सकते हैं। फिर करदाताओं के भरोसे पे ध्यान रखना रखना पड़ेगा, ये एक पॉइंट दे रखा है कि जो करदाता हैं यदि ईमानदार हैं वो उन पे भरोसा रखना पड़ेगा, तब जाके आपको बराबर जो मतलब टैक्स वगैरह है तो वो इनकम टैक्स फाइल वगैरह वो अच्छे से करेंगे। फिर क्षमता निर्माण, मतलब एआई हो गया या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी है तो उनका आप यूज में लो। ठीक है, टैक्स गवर्नेंस के लिए। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम है। देखो स्कीम क्या, अलग अलग चीज़ें डाली हुई हैं। सीबीडीटी ने जैसे पेन 2.0 डाला है, आईटीबीए है, फिर आईआईसी है, फिर सक्षम नज है, और फ्रेमवर्क है। इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है तो इन सब का यूज में लिया जा रहा है। देखो नज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा, एक नज थ्योरी के बारे में 2017 के अंदर नोबेल मिला था, नज थ्योरी के बारे में शायद 2017 ही होगा। तो उसके अंदर क्या था कि जो टैक्स है तो टैक्स इस तरीके से नहीं बढ़ेगा यदि आप जब तक इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, उनको मनाओगे नहीं, इन सब के द्वारा ही है ना। आप नस थ्योरी है तो एक सरकार और जो कस्टमर है, कस्टमर मानो या फिर जनता है, तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्डिंग हो, और उससे क्या है कि आप समझा बुझा के चीजें कर सकते हो। किसी दबाव के अंदर ये देना काम करवाया जाता है तो दबाव के अंदर काम नहीं होता है। तो कितना भी ज्यादा, कितना भी टफ यदि आप कानून बना लोगे तो भी है ना, आप टैक्स है तो उसको कलेक्ट अच्छे से नहीं करवाओगे जब तक आप जनता को ऐसे नहीं बताओगे कि हम इस यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, आपके लिए ही ये अच्छा है। ये सारी चीजें यदि नहीं बताओगे तो ये नज थ्योरी थी, और उसके बारे में है ना ये बता रखा है कि नज प्रशासन सक्षम नज है, ये है। ठीक है, तो इसका फ्रेमवर्क वगैरह बना रखा है। अब देखो अगला आर्टिकल है एमएसएमई इकोसिस्टम है, इसका सशक्तिकरण है, और राष्ट्रीय ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए ओडीआर पोर्टल है, ओडीआर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इसके बारे में है कि परिवर्तनकारी प्रभाव वगैरह क्या क्या कहानियां वगैरह दे रखी हैं। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसके अंदर एक दो चीजें हैं कि देखो ऑनलाइन एमएसएमई है तो एमएसएमई बहुत ज़्यादा विवादों के अंदर चले जाते हैं, और आप देखते हो कि उनको बार बार पैसा नहीं मिल रहा है। जो मतलब कंपनियों के यदि अपनी सामान बेच रहे हैं तो उनका पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर उन वो टैक्स जो अथॉरिटी हैं तो उनके साथ में भी है ना कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से उनको एमएसएमई को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखो एमएसएमई ओडीआर पोर्टल है, यहाँ पे क्या है
कि एमएसएमई है अपनी शिकायत वगैरह लेके जाते हैं और वहाँ पे ना सुलझा होता है, जो मतलब म्यूचुअल तरीके से सुलझाते हैं, जो गवर्नेंस वाले लोग हैं और जो एमएसएमई है, दोनों मिलके। तो देखो इसके रैम कार्यक्रम है, इसके तहत इसको ना पोर्टल को बनाया गया था। रैम कार्यक्रम आपके थोड़ा सा पता होगा कि ये वर्ल्ड बैंक की मदद से है। वर्ल्ड बैंक, ये आप ध्यान रखना, ये वर्ल्ड बैंक की मदद से रैम्प कार्यक्रम चलाया गया था, जो एमएसएमई के अंदर सुधार वगैरह करना, मान लो उनको टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देनी है या फिर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जितना सपोर्ट एमएसएमई को दिया जा सकता है उतना सब रैम्प कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। और इसी के तहत ओडीआर पोर्टल है ये है। तो इसमें क्या है कि देखो इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं क्या है कि डिजिटल और त्वरित समाधान होता है यहाँ पे, फिर नकदी प्रवाह और विश्वास होता है, ये लंबी कानूनी प्रक्रिया है, ये सब है ना, इस पर निर्भरता कम हो जाती है। और जल्दी से यदि आपको सुलझाना है किसी भी मैटर को जो एमएसएमई से संबंधित है, तो नकदी प्रवाह हो जाएगी, उनको पैसा जल्दी मिलेगा और विश्वास बना रहेगा। फिर सौहार्दपूर्ण निपटारा होता है, पूर्व संवाद का अवसर, कि मतलब दोनों लोग हैं जो जो मत इंडस्ट्री है और जो गवर्नेंस है, इन दोनों के अंदर संवाद वगैरह होगा। फिर डिजिटली गाइड पाथवे होगा, आसान पहुंच होगी, भाषा समर्थन होगा। ये सारी चीजें दे रखी हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ओडीआर पोर्टल है तो ये किसके बारे में है, रैंप के अंदर आता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए बस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये देखो इंग्लिश के अंदर दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अलग अलग था। देखो अगला आर्टिकल है, ये विद्युत रूप से रिचार्ज होने वाली जिंक एयर बैटरी। जिंक एयर बैटरी है तो इससे रिलेटेड है। देखो जिंक एयर बैटरी के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। देखो इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से होते हैं, आपको पता है। और ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं इसके अंदर, एक लिक्विड टाइप में भरा होता है बैटरी के अंदर। तो ये क्या है, लिथियम आयन बैटरी होती है एक तो, और एक ये जिंक एयर बैटरी है। तो लिथियम आयन बैटरी के अंदर तो लिक्विड है, इसके अंदर ही एक फिल टाइप में ऐसे रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं और चार्ज रहते हैं ये। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तभी करंट आएगा। तो करंट इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इस तरीके से मानो कि एक लिक्विड टाइप में भरा रहता है, ठीक है, तरल पदार्थ है ये यहाँ पे भरा हुआ रहता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये जिंक जिंक इसके अंदर भरा जाता है। लिथियम आयन बैटरी के अंदर तो यहाँ पे बंद ही रहता है एक तरीके से, लेकिन जिंक एयर बैटरी होती है तो इसके अंदर जिंक भरा जाता है और यहाँ पे एक छेद टाइप में होता है, इस तरीके से मानो छेद है, तो ये एयर ले रहा है, मतलब बैटरी है वो सांस ले रही है। तो बाहर से एयर आ रही है, एयर से क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, और जिंक इसके अंदर भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिंक भरा हुआ है। और इससे क्या है कि बैटरी चार्ज होती है, रिचार्ज होती है, और ये अपनी एनर्जी बनाती है, चार्ज होती रहती है, ठीक है। तो ये जिंक वाली बैटरी हो गई। अब पहले क्या था कि इसके अंदर ये जब बंद रहता था तो पहले समस्या ये होती थी कि ये बंद है, तो इससे क्या है कि इसमें जंग लगने की समस्या होती थी, ठीक है। बाहर से यदि हवा भी ले रहा है तो भी है ना, ये जंग वगैरह, जिंक बैटरी सॉरी जिंक जिंक एयर बैटरी है तो इसके अंदर समस्या पहले क्या होती थी, जंग वगैरह लगने की समस्या होती थी, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है ये भी निकलती थी साथ में। और हाइड्रोजन क्या है कि उसको थोड़ा जल्दी खराब कर देती है, हाइड्रोजन निकलती क्या है इसके अंदर, बन जाती थी अंदर ही अंदर। तो इससे ये समस्याएं थी। अब क्या है कि एक नया टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक इंडिया के विभाग है, तो उन्होंने क्या है, इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, विभाग कह रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने नया टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये बनाया है। और इससे क्या है कि ये जंग वगैरह लगने वाली समस्या है जिंक एयर बैटरी के अंदर वो नहीं होगी, और ये पर्यावरण तरीके से अच्छी होगी, या फिर लंबे टाइम तक, ये 3 महीने तक इसके अंदर जंग नहीं लगता, 3 माह तक, ठीक है। तो इसके लिए ये आर्टिकल दे रखा है। और देखो आपको क्या याद रखना है, नैनो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है, इसका विकास किया गया है। अब किसके द्वारा किया गया है, क्या क्या किया है वो नहीं है, लेकिन आपको जिंक एयर बैटरी है तो इसका एक प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए। और मेरे को आप थोड़ा सा ये बताओगे, लिथियम ट्राइंगल, लिथियम त्रिकोण कहां पर है, ये बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और 3 महीने बता दिया मैंने, सिलिका और जिंक ऑक्साइड है तो इसके नैनोकण मिलके जिंक के क्षरण को रोकता है। देखो मैंने बताया ना उतना काफी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है इसके अंदर। और ये देखो अब हाँ एक चीज हो रहा है, सॉरी। अब देखो अपशिष्ट से संपदा, इसके अंदर क्या है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी की है कि अपशिष्ट पदार्थ है तो उससे आप है ना कार्बन वगैरह है ये बना सकते हो। जैसे मान लो वाटर प्यूरिफायर, जैसे अपन यूज में लेते हैं घर के अंदर, आरओ वगैरह लगा रहता है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि साइड के अंदर एक कार्बन वाला वो होता है जिसको आप फिल्टर कहते हो, एयर फिल्टर, उसको हम चेंज करते रहते हैं, शायद साल भर से है ना वो खराब हो जाता है। तो उसका पुनर्चक्रण, मतलब उससे क्या है कि कार्बन वगैरह बनाया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा, और उसमें MnO2 नैनो कंपोजिट तैयार किया जाएगा, इससे कार्बन से ये बनेगा। फिर फेस मास्क है, जैसे फेस मास्क है तो महामारी के टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमने यूज में लिया था, तो उससे भी कार्बन वगैरह बनेगा। तो ये क्या है कि पर्यावरण की तरीके से स्वच्छ तरीके से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आर्टिकल है। और ये आपको
ये वाटर प्यूरिफायर या फेस मास्क से बन सकता है या नहीं बन सकता है कार्बन, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ का बोलना है इसके अंदर, और बाकी ज्यादा काम का नहीं है। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये सागरमाला परियोजना और बंदरगाह का आधुनिकीकरण है, इससे रिलेटेड है। और इसमें देखो सागरमाला के बारे में ना थोड़ा सा शुरुआत के अंदर बहुत अच्छी लाइन दे रखी है। देखो सागरमाला योजना क्या है, इसमें क्या है, पत्तन है, पोत परिवहन है, इसका मतलब क्या है, शिपिंग है, वाटरवेज है, जलमार्ग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सॉरी ये तो मंत्रालय का ही नाम था, ठीक है। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा है बंदरगाह आधारित विकास किया जाएगा, बंदरगाह आधारित विकास किया जाएगा, पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अंदर 5 स्तंभ के अंतर्गत ना आने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब 5 कौन कौन से हैं, जैसे बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया जाएगा, फिर बंदरगाह को संपर्क वगैरह बढ़ाया जाएगा, इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई बढ़ाई जाएगी, फिर बंदरगाह लेड औद्योगिकरण, वहां पे उद्योग वगैरह है, इंडस्ट्रीज हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। और तटीय समुदाय का विकास, जो कोस्टल एरिया है तो वहां पे कुछ लोग रह रहे हैं तो उनका विकास किया जाएगा। और तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन, इसको भी विकसित किया जाएगा। इस तरीके से ये 5 पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सागरमाला है तो इसके लिए हमारा विजन आपको पता है, मैरी टाइम इंडिया विजन 2047 है, ये हमारा विजन है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि मतलब मान लो कि मैरी टाइम इंडिया विजन के लिए आपके लिए मेंस के लिए इस बार क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है, क्या क्या डालोगे आप, अंतर्देशीय जल परिवहन, ठीक है। तो इस ये लागत प्रभावी होता है, आपको पता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सड़क से और जो रेल है तो उससे भी ज्यादा प्रभावी है। तो इसका पैसा दे रखा है, इतना पैसा, मतलब इतना ही प्रति टन है ना, इतने किलोमीटर, यदि 1 किलोमीटर चलना है और 1 टन ले जाना है तो इसके लिए सिर्फ इतने 1 रुपया ही लगता है। और जबकि रेलवे में, सड़क में बहुत ज्यादा लगता है। फिर पर्यावरण के अनुकूल है ये, वाटरवेज हैं तो ये पर्यावरण के अनुकूल है। फिर उसके बाद में प्रमुख नीतिगत और क्या है, नीतियां क्या बनी हुई है, तटीय नौवहन अधिनियम, तटीय नौवहन अधिनियम है 2025 का, ये बना हुआ है। फिर उसके बाद में जलवाहक योजना है, देखो स्कीम वगैरह ये दे रखी है इसके अंदर, आप ये तो वैसे तो खुद से भी देख सकते हो, इसके अंदर कोई समझाने वाला है नहीं पॉइंट। तो जलवाहक योजना है। फिर टन भार कर है, कि मतलब इसके अंदर क्या है कि शिपिंग उद्योग है तो उसको राह देते हुए अब टैक्स की गणना है ना वो शुद्ध तरीके से ऐसे की जाएगी कि पूरे जहाज की गणना है वो की जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि टैक्स का बोझ है वो कम हो जाएगा इन पे, शुद्ध लाभ की बजाय जहाज के जो आकार है उसके आधार पे ना इसकी गणना होगी, ठीक है। तो ये टैक्स वगैरह है तो ये भी कम हो गया है अब। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे 32 जलमार्ग हैं उनका संचालन अभी हो रहा है, और उससे पहले जैसे 111 को शायद किया हुआ है पहले इनलैंड वाटरवेज के लिए, तो वो अप्रूव्ड है मतलब कुल मिला के। और जलमार्ग विकास परियोजना है ये चल रही है, नेशनल वाटरवे है वन, वहाँ पे गंगा नदी पे। फिर पूर्वोत्तर भारत है तो वहाँ से कनेक्टिविटी है तो उसके लिए वहाँ पे वाटरवे कौन सा है, नेशनल वाटरवे सेकंड है। फिर उसके बाद है सागरमाला परियोजना है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। फिर डिजिटल पहले है अलग अलग, जैसे नाविक पोर्टल है, ठीक है, जलियान और नाविक पोर्टल है, ये जो नाविक वगैरह है तो उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए इनके लिए है, ठीक है। और सारथी पोर्टल है। फिर उसके बाद में पानी पोर्टल है, कार्डी है। पानी पोर्टल किसके लिए है, नौ परिवहन योजना और परिसंपत्तियों की जितनी सूचनाएं हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और कार्डी है, जैसे कार्गो है तो उसका जो डेटा वगैरह होता है वो यहाँ पे आप डालते हो, लॉजिस्टिक डेटा है तो उसका एकीकरण वगैरह होता है यहाँ पे। तो ये देखो सागरमाला प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं जैसे मतलब डिजिटल तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं, या फिर ना सरकार है तो वो स्कीम वगैरह कौन सी है, नीतियां कौन सी हैं, ये सारी चीजें एक साथ में दे रखी हैं, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था, ठीक है। और सागरमाला के अंदर जो 5 पॉइंट है उनको आपको ध्यान में रखना है, उनको नोट्स में स्पेशली लिख लेना। इससे पहले भी हम वाटरवेज वगैरह इनके बारे में तो बात कर चुके हैं, तो बार बार ये रिपीट ही हो रहा है। अब देखो सक्षम आंगनबाड़ी है और पोषण 2.0 है, इसके अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ऐसे है, तो इसके अंदर दो चीजें बता रखी हैं कुल मिला के, जो मिशन सक्षम आंगनबाड़ी है और पोषण 2.0 है, इनके बारे में बता रखी है। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन देखो इसके अंदर 6 प्रमुख सेवाएं हैं ये दे रखी हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। देखो आंगनबाड़ी है तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे 6 वर्ष हैं तो उनसे छोटे जो बच्चे हैं वो होंगे, फिर किशोरियां होंगी या लैक्टेटिंग मदर वगैरह ये सब होंगी, तो ये सब आपको पता है, ठीक है। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 प्रमुख सेवाएं दी जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो पूरक पोषण पोषण, ये देखो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशली पीसीएस के लिए तो मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट है ये 6। पूरक पोषण मतलब उनको खाना वगैरह दिया जाता है वहां पे। फिर प्री स्कूल मतलब स्कूल से पहले अनौपचारिक शिक्षा है तो वहां पे आंगनबाड़ी में दी जाती है, ये भी आपको पता है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। टीकाकरण भी यहाँ पे होता है आंगनबाड़ियों पे। स्वास्थ्य की जांच होती है और रेफरल सर्विसेज हैं वो भी होती हैं यहाँ पे। ये 6 पॉइंट है, ये तो आपको पता ही है। फिर
अब देखो, अब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उनका मानदेय है, तो उनके पैसा है तो वो भी बढ़ा दिया गया है, 4500 रुपये कर दिया है। फिर उनकी सहायिका वगैरह यदि है तो वो उनका 2500 2250 है, सॉरी 2250 है, ये कर दिया है। प्रोत्साहन राशि है, यदि कुछ अच्छा काम कर रही है, प्रदर्शन अच्छा कर रही है, प्रोत्साहन के लिए उनको 250 और 500, 500 तो इनको और 250 जो सहायिका है उनको, इस तरीके से दिया जाता है। तो आंगनबाड़ी के लिए कुछ ऐसे था। अब देखो पोषण ट्रैकर ऐप है कि सही से उनको महिलाएं हैं या किशोरियां हैं तो उनको है ना सही से पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आधार सत्यापन कराया जाता है इसके अंदर, चेहरे की पहचान प्रणाली ये है। फिर नॉमिनी मॉड्यूल है कि मतलब यदि लाभार्थी है तो यदि अपने नॉमिनी वगैरह यदि करना चाहता है तो वहां भी कर सकता है। तो यदि लाभार्थी है तो राशन कार्ड से है ना, यदि सामान लेना खुद नहीं ले रहा है तो अपने लाभार्थी है तो उसको कर सकता है। फिर उसकी केवाईसी वगैरह होती है। फिर एक पंखुड़ी पोर्टल है, इसका शुभारंभ किया गया है अभी। तो इसको आप थोड़ा सा देख लो कि पंखुड़ी पोर्टल है, ये मंत्रालय है, तो संगठन है, व्यक्ति है, निगम है, इनके साथ में सहयोग वगैरह करके जो मतलब पोषण वगैरह हो गई, आंगनबाड़ियाँ हो गई, जितनी भी ये सारी योजनाएं चल रही हैं तो इनको एकीकृत करना है महिलाओं के लिए। ये वाली योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी हैं इस पोर्टल में? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ये वाली जो सक्षम आंगनवाड़ी, ये और पोषण 2.0, ये 4 योजनाएं चल रही हैं। इनका उद्देश्य इनको एकीकृत करना है, इनको संचालित वगैरह करने के लिए पंखुड़ी पोर्टल है, ये है। तो देखो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पंखुड़ी पोर्टल, फिर भी है ना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आंगनवाड़ी वगैरह ये वात्सल्य महिलाओं के लिए है ये कुल मिला के। ठीक है, इतना सा थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यदि प्री के अंदर आए तो स्टेटमेंट वगैरह आप है ना इसको टिक कर सको, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये सारनाथ है, तो वहाँ पे उनको क्या है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये घोषित कर दिया गया है। और कहाँ-कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको है ना एक-एक पॉइंट अच्छे से लिखना है, शॉर्ट नोट के अंदर भी लिखना है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो आर्टिकल है, वो यही है। और आज का नहीं, मैं कहूँगा कि पिछले 1 वीक तक का ना यही आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो, साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? साउथ कोरिया के बुसान में। ये देखो पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, दोनों के लिए ना ऐसी जो मैं हाईलाइट कर रखा हूँ वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और 48वां सत्र था, ये पीसीएस के लिए, यूपीएससी में इस तरीके से नहीं पूछा जाता। फिर देखो 45वीं विश्व धरोहर है, 45वीं विश्व धरोहर बनी है, 48th है, ये कॉन्फ्रेंस था। और कहाँ पे हुआ है? कोरिया के अंदर हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के बुसान के अंदर हुआ है। और इंडिया के अंदर हाईएस्ट मतलब कितनी हम मतलब किस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो सेकंड हिंद प्रसाद क्षेत्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, तो वहां पे तो हम सेकंड में हैं। और वर्ल्ड के अंदर हम छठे स्थान पे हैं, जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर हम छठे स्थान पे हैं। अब देखो हर साल है ना एक एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वो लगभग इंडिया की हो ही जाती है। और इसके एक वो संभावित सूची टाइप में ऐसे बनी हुई है। ठीक है, संभावित सूची है, तो भारत की अभी 69 स्थल है, वो अभी तक है ना यहाँ पे नोट किए हुए हैं। और जैसे अभी जो बौद्ध स्थल है, तो 4 बौद्ध स्थल है तो टोटल जो फेमस है, तो उनके अंदर से 3 को तो मिल चुका है, और चौथा है कुशीनगर, कुशीनगर है, तो उसको भी अभी है ना इसके अंदर डाला हुआ है, संभावित सूची है तो इसके अंदर इसको भी डाला हुआ है। तो आप और देख लो इसके अंदर क्या है। देखो पिछली उपलब्धियां है कि भारत के जो मराठा वाला, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, तो इसको भी मिला था। और संभावित सूची है तो इसके अंदर देखो 69 स्थल है, हर साल एक को मिलता है, पहले इसको नॉमिनेट करवाया जाता है। और 1 साल के अंदर, 1 साल पहले उसको नॉमिनेशन है ना इस तरीके से भेजना पड़ता है। एक देश है वो एक ही भेज सकता है, उसके अलावा नहीं भेज सकता है। और इंडिया के लगभग यही हो रहा है कि इंडिया जितना भेज रहा है लगभग उनको एक एक मिल रहा है। और ये 69 है, ये तो पेंडिंग चल रहे हैं हमारे। ठीक है, अब देखो सारनाथ है तो इसका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व क्या है। तो इसकी स्थल के देखो 2 भाग हैं, एक तरफ है तो है चौखंडी स्तूप, और दूसरा है सारनाथ का पुरातात्विक अवशेष है जहां पे दमेक हो गया, फिर धर्मराजी का स्तूप है। ये आपको ध्यान रखने हैं सारे, कि दमेक स्तूप कहाँ पे है, वहीं पे ही है। धर्मराजी का स्तूप है वो भी यहीं है। मूलग गदकुट्टी विहार, ये भी वहीं पे ही है। अशोक स्तंभ है, ये तो आपको पता है सबको, वहीं पे ही है। फिर इसको सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहते थे, ईशीपत्नम भी कहते थे, और मृददाव है। इन इन नामों से सारनाथ को जाना जाता था। तो ये वाला पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक घटना कौन कौन सी है, जैसे देखो अपने पहले शिष्य हैं उनसे मुलाकात भी यहीं पे ही की थी भगवान बुद्ध ने। फिर उसके बाद में धर्म चक्र प्रवर्तन है, मतलब उन्होंने जो पहला संदेश दिया था वो भी यहीं पे ही दिया था। फिर बौद्ध संघ की शुरुआत है, बौद्ध संघ की शुरुआत है वो भी यहीं हुई थी। और आर्य के जो अष्टांगिक मार्ग हम देखते हैं तो वो भी है ना यहीं पे ही दिए थे, उनकी स्थापना भी यहीं हुई थी। तो ये सारनाथ है तो उसका महत्व क्यों है, ये देखो बहुत बड़ा आर्टिकल था, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और एक एक पॉइंट को है ना आप वैसे ही रट डालना है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो कालखंड और पत्तन, अब यहाँ पे कौन कौन से थे ये थोड़ा सा छोड़ सकते हो आप, इसमें कुछ नहीं है कि मतलब कौन सी शताब्दी के अंदर कहाँ कहाँ से ये था। फिर देखो एएसआई है, तो ये नोडल एजेंसी है यहाँ पे।
फिर मौर्य यहाँ पे क्या क्या मिली है, देखो मौर्यकालीन सिंह स्तंभ है, ये तो आपको पता है, जो भारत के अंदर सारनाथ स्तंभ है तो वो अशोक चक्र है तो वो। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध की प्रतिमा, ये भी यहाँ पे मिली थी सारनाथ के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और म्यूजियम और संरक्षण है, तो मतलब 1904 के अंदर यहाँ पे जो पुरानी साइट थी तो उसको है ना एक्सकेवेट किया गया था, उसको निकाला गया था, और वहाँ पे वर्तमान में जो ईंटें वगैरह है ये अभी तक है ना खुदाई चल रही है, लगभग 150 सालों से ना यहाँ पे खुदाई चल रही है, ऐसे मानो आप। फिर उसके बाद नामांकन प्रक्रिया किस तरीके से होती है, देखो प्रक्रिया समझना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये देखो 1998 के अंदर विश्व धरोहर संभावित सूची है, उसके अंदर शामिल किया गया था सारनाथ को। अच्छा ये नहीं है, सॉरी, तकनीकी मूल्यांकन 18 महीने लंबी ये प्रक्रिया चलती है। फिर उसके अंदर ये एक समिति है, देखो इकोमोस, इकोमोस है, ये एक संस्था टाइप में है जो है ना जाके ग्राउंड सर्वेक्षण वगैरह करती है वो। फिर उसके बाद में यदि उसको लगता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसको नॉमिनेट किया जाए, तो वो उसके बाद में करती है। तो ये संस्था है उसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट करने के लिए, उसके लिए निगरानी वगैरह या फिर इंस्पेक्शन के लिए, निगरानी नहीं कहूँगा, इंस्पेक्शन के लिए यही है। ठीक है, फिर दूसरे बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे, देखो लुम्बिनी है नेपाल के अंदर, महाबोधि मंदिर है बोध गया में, और सारनाथ है। ये विश्व धरोहर बन चुके हैं, मतलब बुद्ध के जितने भी, मतलब चार थे, चार में से तीन बन चुके हैं, और जो कुशीनगर है वो अभी तक नहीं बना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य वैश्विक स्थल जो बुद्ध से संबंधित है वो कहाँ कहाँ पे हैं? देखो सांची है, इंडिया में ही है, नालंदा है, अजंता है, अनुराधापुर है, ये श्रीलंका के अंदर है, पहाड़पुर है, ये बांग्लादेश में, और तक्षशिला और तख्त-ए-बाई ये है पाकिस्तान के अंदर। इनको भी है ना मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये नॉमिनेट किया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है चीजें। ये पीआईबी आर्टिकल में दिया हुआ है। फिर आप ये सांस्कृतिक कूटनीति है, ये मेंस के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोड़ो। कि मतलब जो हमारे पूर्वी देश हैं तो उनके साथ में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है तो उसके लिए ठीक है ये। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, इसके लिए हेडिंग वगैरह डालने की जरूरत नहीं थी, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक शक्ति सदन योजना थी, आपको पता है। देखो शक्ति और सदन, शक्ति मतलब महिला है, इससे आप याद रख सकते हो, और सदन मतलब उनके रहने के लिए जो व्यवस्था वगैरह है, यदि वो परेशान है कहीं से भी, यदि घरेलू हिंसा वगैरह से पीड़ित हैं कुछ भी, तो वो स्वाधार गृह है। पहले एक स्कीम थी एक स्वाधार गृह, कि उनकी कठिन परिस्थितियों के अंदर जो महिलाएं रह रही हैं तो उनके लिए गृह मतलब आवासीय सुविधा। फिर उज्ज्वला स्कीम थी, जो मानव तस्करी से मुक्त कराई हुई महिलाएं हैं या फिर कुछ परेशान महिलाएं हैं उनके लिए। तो इन दोनों को मर्ज करके शक्ति सदन है, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो इनके लिए आश्रय भोजन वगैरह ये सब है। फिर उसके बाद में देखो सखी निवास है एक, ये महिला छात्रावास है, तो यहाँ पे भी है ना इनको रहने की वगैरह ऐसे मिलती है। तो ये थोड़ा सा आप है ना पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये हो गया, शायद ये हैंग हो गया है, वापस आना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब है ब्रिक्स का आपदा रोधी बैठक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी बैठक हुई है। तो इसके बारे में देखो आपको पता है कि सीडीआरआई हो गया, या फिर एक सेंडाई फ्रेमवर्क है ना। तो ये आपदा जोखिम के लिए अलग अलग तरीके से भारत है पार्टिसिपेट करता है, तो ब्रिक्स के अंदर भी आपदा रोधी के लिए भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता है। तो बस आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये पीसीएस के लिए यदि ध्यान रखना चाहो तो सिर्फ दिल्ली के अंदर हुआ है, ये आप ध्यान रख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में एनएफएचएस है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके बारे में है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा डेटा आपको है ना मेंस के अंदर काम आ सकता है, प्री के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस के लिए देखो संस्थागत प्रसव है, इसके बारे में है ना आप बता सकते हो कहीं पे भी। फिर एएनसी एंटीनेटल केयर है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये दो डेटा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, ये वाला जो मोटापे में वृद्धि वगैरह है ना, ये बोनापन, ये वाला। ठीक है, और ये वाली लाइन है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापन। तो ये कुछ डेटा है, तो वो आप ना यूज में ले सकते हो, इसलिए मैंने इसको दिया है। बाकी आप मेंस के लिए है, और कौन कौन सा डेटा आपको यूज में ले सकते हो वो उस तरीके से कर लेना। मेरे को तो लगा कि ये तीन ही काम के हैं, ज्यादा नहीं है इसके अंदर। एक पहले कमेंट भी आया हुआ था कि मैंने शायद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो सही से नहीं करवाया, जितना देखो इंपॉर्टेंट होता है उतने डाटा काफ़ी होते हैं। उसके अलावा भी यदि साथ साथ में कभी कभी आता रहेगा तो हम कर लेंगे उसको साथ में। देखो अब है कि पिछले 12 साल के अंदर संविधान में 8 संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से संशोधन है उनके बारे में ना एक लिस्ट दे रखी है। ये सब आपको पता है, मेरे को मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार है ना एक गो थ्रू कर लेना आप। ये यहाँ पे दे रखे थे कि हमने मतलब सरकार ने इन 12 सालों के अंदर कितने कितने संशोधन किए हैं। देखो 99 से शुरुआत की थी, भारत सरकार ने 99 से शुरुआत की थी, ये तो रद्द हो गया था उसके बाद में। और उसके बाद में 106 तक अभी संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण वाला है तो यहाँ तक, तो ये आपको सारा पता है। अब ये प्री के लिए जो आरएस का स्टूडेंट है उसी के लिए है। जयपुर में भारत टैक्सी सेवा शुरू हो गई है, और ये कहाँ कहाँ से हुई है, ये सारी चीजें हैं, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि पीसीएस के लिए है। ठीक है,
और पीसीएस के लिए भी स्पेशली आरएस के लिए ही था वो। तो मुझे लगा कि एक बार ऐसे दिख गया मुझे, तो मैंने डाल दिया आपके लिए। ठीक है, चलो आज सेशन यहीं खत्म करते हैं। और कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ। और हमारी ऐप है, और सॉरी टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी, और ऐप पे जाके आप बहुत सारे कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, उनके डेमो लेक्चर वगैरह पढ़ें। ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू।